हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। ठीक है, इनकम टैक्स में इसकी क्या प्रोविजंस हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रोविडेंट फंड पीएफ में सबसे पहले तो आपने ये जानना है कि इंडिया में हम पीएफ को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ का मतलब है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ का मतलब है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और यूपीएफ का मतलब होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। पब्लिक में आ जाता है जैसे कि आप अगर कोई प्रोफेशनल हैं, आपका कोई एम्प्लॉयर नहीं है तो भी आप अपना पीएफ खुलवा सकते हैं। वो होता है पीपीएफ में। किसी भी बैंक में जाकर उनको बोलिए कि हमने अपना पीपीएफ खुलवाना है 15 साल के लिए, आप उसमें से पैसे नहीं निकलवा पाओगे, 500 के मल्टीपल को आप डिपॉजिट करवा सकते हैं और 1 साल में आप मैक्सिमम 1,50,000 तक डिपॉजिट करवा सकते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट में। और बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट रेट लगते हैं पीपीएफ के ऊपर, मतलब कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है पीपीएफ पर। ठीक है, तो अगर आप प्रोफेशनल हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसके पास एम्प्लॉयर नहीं है, तो वो आप पीपीएफ के थ्रू अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोई भी पब्लिक, इसलिए इसको कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये पब्लिक का है, कोई भी खुलवा सकता है। उसके बाद हमारे पास होता है, अच्छा एक बात और बताऊं, पीपीएफ में आपको सेक्शन 80C के अंदर टैक्स की डिडक्शन भी मिल जाती है। 80C के अंदर जो टैक्स की डिडक्शन होती है ना, 1,50,000 तक आपको डिडक्ट कर दिया जाता है, ये आपको बेनिफिट मिल जाता है पीपीएफ के अंदर। बाकी इंटरेस्ट भी मिल रहा है और आपके पैसे भी जमा हो रहे हैं, ये भी आपका बेनिफिट है। दूसरा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसको हम आज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनके लिए होता है। ठीक है, और यूपीएफ जो है ये अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। अगर आप इसमें डिपॉजिट करवाते हो तो आपको 80C का बेनिफिट भी नहीं मिलता, और जो भी आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा वो भी सारा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, मेरी इस वीडियो में फोकस जो है वो रहेगा ईपीएफ के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ ईपीएफ। आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लेबर क्लास है, उनके कुछ पैसे बच सके, सेविंग हो सके, सो दैट फ्यूचर में जब वो रिटायर हो जाएं तो रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा उनके पास एज अ बचत पड़ा हो और वो उस पैसे को यूटिलाइज कर सकें। अगर उनकी डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की, तो उनके घर के जो लोग हैं उनको पैसे की कमी ना आए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेविंग, और पीपीएफ जो है एक तरह से सेविंग स्कीम है। EPF is a retirement benefit plan where both the employer and employee contribute a certain percentage of the salary। तो ये एक ऐसा रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान है जहाँ पर अगर एम्प्लॉय 10% कंट्रीब्यूट करेगा तो इक्वलेंट अमाउंट जो है आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस जो भी आपको महंगाई भत्ता वगैरह मिल रहा है उसका टोटल करके आप 10% कैलकुलेट करके प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर डिपॉजिट करवा देते हैं। उतना ही कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारा एम्प्लॉयर भी करवा देगा। ठीक है, नाउ वी हैव फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड विद ईपीएफ जो कि मैं आपके साथ क्लियर करूँगी। तो सबसे पहली बात ये है कि हु इज़ एलिजिबल टू ज्वाइन दिस ईपीएफ स्कीम। तो कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी या तो लेस देन या फिर इक्वल टू है 15,000 पर मंथ, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। हाउएवर द एम्प्लॉय whose salary is more than 15,000 per month, then such an employee can join EPF scheme
if his or her employer agree with the permission of assistant provident fund commissioner। 15,000 से अगर आपकी सैलरी कम है फिर तो आप कर ही सकते हैं बिना किसी की परमिशन के। अगर 15,000 से ज़्यादा है और आपका एम्प्लॉयर भी चाहता है कि आपका ईपीएफ हो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो, तो आपको असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपने एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब है कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा। द कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर इज 12%, 12% कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का, और 12% किसका होगा, बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंसेस का। एंड इक्वल कंट्रीब्यूशन इज पेड बाय एम्प्लॉय ऑल्सो, एम्प्लॉय भी उतना ही इक्वल कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है तो वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उसको हम सैलरी में एज अ बेनिफिट ऐड करके जितनी भी आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है हम उतना लगा देते हैं। यहाँ पर एक बात आपने और याद रखनी है कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट, जो भी कंपनी जहाँ पर in case of the establishment which employ less than 20 employees or meet a certain other condition as notified by the EPFO, the contribution rate for both employee and employer is 10%। अगर तो आपके पास ना आपकी कंपनी में 20 से कम लोग काम कर रहे हैं तो ये कंट्रीब्यूशन रेट 12 से कम होकर 10% हो जाएगा। बाकी कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर ईपीएफ खोलना, अकाउंट खोलना मैंडेटरी होता है। ठीक है, ज़रूरी है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ईपीएफ को कंट्रोल करती है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। ठीक है, इसका प्रॉपर इसके ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी रिलेशनशिप है, स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंदर प्रोविडेंट फंड को कंट्रोल किया जाता है। अब एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। इफ़ द मंथली बेसिक सैलरी ऑफ एनी एम्प्लॉय इज द 30,000, द एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड हिज और हर ईपीएफ वुड बी 3,600 रुपीज़ अ मंथ। तो 12% 30,000 का कैलकुलेट करके वो 3,600 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन। इतना ही इक्वलेंट कंट्रीब्यूशन हमारा एम्प्लॉयर भी करेगा। उसके बाद हम अगले पॉइंट पर शिफ्ट करते हैं। सो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है, वेट फॉर अ मिनट, आई थिंक नेक्स्ट हमने करना है कि अगर कोई पर्सन चाहे कि मैं 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, कोई भी एम्प्लॉय चाहे, तो क्या वो कर सकता है? यस, वो बिल्कुल कर सकता है। बट 12% से ज़्यादा जितना भी आप कंट्रीब्यूट करोगे ना, उसका एक नाम दे दिया गया है, दैट इज़ वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। ठीक है, जो कि सेपरेटली उसका अकाउंट होगा, सेपरेटली उसको मेंटेन किया जाएगा, बट ये भी टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलेगा इसके ऊपर। ठीक है, बट उसको अलग से नाम दे दिया गया है, दैट इज़ द वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। अब बात आती है, मैं पैसे तो जमा करवाई जा रही हूँ, पैसे मुझे वापस कब मिलेंगे? तो पैसे वापस मुझे मिलेंगे जब मेरी एज जो है 55 ईयर्स पर पहुँच जाएगी, या फिर यूँ कह लीजिए मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी। क्या मैं उससे पहले 55 ईयर्स से पहले पैसे को विड्रॉ करवा सकता हूँ? यस, बिल्कुल आप करवा सकते हैं। अगर आप ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के पास पहुँचने वाले हैं, जैसे कि 55 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट है, 54 की आपकी एज है, तो आप अप टू 90% जो है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। With the effect from December 6, 2018, the employee can withdraw 75% of their EPF after remaining unemployed for 1 month
and balance of 25% if he will remain unemployed for 2 months। ये आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। मान लीजिए कोई पर्सन जो है अपनी जॉब खुद छोड़ देता है और उसके बाद उसको कोई नौकरी नहीं मिलती, 1 महीना हो गया अनएम्प्लॉयड है, तो वो अपने 75% तक पैसे निकलवा सकता है। अगर 2 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहता है तो अपना पूरा का पूरा पैसा वो इस स्कीम में से वापस निकलवा सकता है। अब बात रहती है 5 इयर्स की। तो आपका जो प्रोविडेंट फंड होता है ना, आपने कम से कम 5 साल तक के लिए एक पर्टिकुलर जॉब में रहना है, ठीक है। कम से कम 5 साल की आपकी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। द EPF विड्रॉल इज नॉट टैक्सेबल, ये टैक्सेबल नहीं होगा इफ़ वन हैज़ कंप्लीटेड एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ कॉन्टीन्यूस सर्विस। अगर आप 5 साल के लिए कॉन्टीन्यूसली एक जगह पर सर्विस कर लेते हैं, फिर आपका EPF टैक्सेबल नहीं होगा। बट अगर आप कहीं ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है, आपने एक एम्प्लॉयर को छोड़कर दूसरे एम्प्लॉयर में को ज्वाइन कर लिया, तब आप अपने अकाउंट को शिफ्ट कर सकते हैं और इन दोनों को ऐड करके फिर आपको 5 साल की कम से कम एम्प्लॉयमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अब एक पॉइंट और बताना चाहूँगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है टैक्सेबिलिटी से रिलेटेड। तो जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होगा, हमने अभी डिस्कस किया ना, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर भी करेगा। तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा उसको 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा वो 12% तक एग्जम्प्ट होता है। इससे ज़्यादा जितना भी होगा वो टैक्सेबल होगा। मान लीजिए कि आपका एम्प्लॉयर 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है EPF में, तो 15 माइनस 12 कितना बच गया? 3% जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो मेरे EPF के पैसे जमा हो ही जा रहे हैं उसके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट मिलना है, क्या वो टैक्सेबल होगा कि नहीं? तो 8.5% तक तो एग्जम्प्ट है, इससे ज़्यादा जितना भी होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। कब कब विड्रॉ कर सकते हैं? अपनी रिटायरमेंट पर, या फिर आप अगर वर्क कंटिन्यू नहीं करना चाहते, कोई इनकैपेबिलिटी हो जाती है, इंडिया से आप परमानेंट बाहर जा रहे हैं, ऑन द टर्मिनेशन ऑफ दिस सर्विस, मास और इंडिविजुअल रिट्रेंचमेंट होगी, आपके एम्प्लॉयर ने निकाल दिया, उस टाइम भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और आप 2 महीने तक अगर अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो भी आप निकलवा सकते हैं। VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर अगर आप रिटायरमेंट ले लेते हैं तो भी आप अपने EPF के पैसे जो है विड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कह लीजिए बताऊँगी। जैसे कि अब COVID-19 चल रहा है, तो उस टाइम पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट की थी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो PF मिल रहा है, उनका PF क्या होता है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो उनके PF को 3 महीने के लिए रिड्यूस कर दिया था। 3 महीने के लिए, जाने कि मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने के लिए 12% से रिड्यूस करके 10% कर दिया। अब आप पूछोगे कि इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि एक तो गवर्नमेंट के पैसे जो है वो सेव होंगे, दूसरा इकोनॉमी में लिक्विडिटी आएगी। कहाँ आपने 12% कंट्रीब्यूट करना है, 12% को जो है सेव करके रखना है, उसको नहीं खर्चना। और इस अनाउंसमेंट के बाद अब आपका 2% पैसा जो है वो लिक्विड फॉर्म में आपके हाथ में आ जाएगा। आई होप आपको मेरी एफर्ट्स जो हैं वो पसंद आएगी, वीडियो जो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।